Good morning, everyone. Today topic is here accounting principles. Uh, Principle is here materiality principle. Already we have done four accounting principles. Now is here materiality principles. Materiality principles means here importance of the item and information and event. तो यहाँ आपके पास में मेटेरियलिटी का मीन्स आपके पास में क्या इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस, ठीक है ना. इम्पोर्टेंस इसका मीन्स आपके पास में इम्पोर्टेंस. मेटेरियलिटी का मीन्स इम्पोर्टेंस आपके पास में. मेटेरियलिटी मीन्स है इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आइटम एंड इवेंट. ये डिपेंड करता है बिजनेस के कोई आइटम कोई इवेंट कितना मेटेरियल है या इम्पोर्टेंस है. ये डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर और अमाउंट के ऊपर. हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन किसी बिजनेस के लिए मेटेरियल हो लेकिन दूसरे बिजनेस के लिए मेटेरियल नहीं हो. इट मींस हो सकता है कोई भी इवेंट किसी बिजनेस के लिए तो इंपॉर्टेंस हो सकता है लेकिन किसी दूसरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस नहीं हो सकता. ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, उस बिजनेस के नेचर के ऊपर और उस अमाउंट के ऊपर. सिंपल सा जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया आपके पास में, जैसे किसी बिजनेस का टर्नओवर है 10 लाख रुपीस. ये 10 लाख का आपका टर्नओवर है. टर्नओवर का मींस सेल आपके पास में. और ये बिजनेस जो रिपेयर पे खर्च करता है वो खर्च करता है 2,50,000. ये इसने रिपेयर पे खर्च किया. उस बिजनेस का टर्नओवर तो कितना 10 लाख का था लेकिन रिपेयर पे कितना खर्च कर दिया 2,50,000. इसके मींस ये इसके लिए क्या हो गया, मेटेरियल आपके पास हो गया. इसके लिए क्या हो गया, मेटेरियल हो गया. क्योंकि जस्ट 10 लाख का ही टर्नओवर है, खर्च कितना कर रहे हो आप 2 लाख. तो इसके लिए क्या है, इंपोर्टेंस आपके पास हो गया पास में. तो मींस इस बिजनेस के लिए इस अमाउंट के अकॉर्डिंग ये चीज क्या होगी, इंपोर्टेंस हो गया आपके पास में. दूसरी चीज आपके पास में क्या है, यदि कोई बिजनेस 2,50,000 का क्या करता है, रिपेयर पे खर्चा करता है. एक उसका टर्नओवर कितना आपके पास में 10 करोड़ का टर्नओवर आपके पास. कितने का टर्नओवर है, 10 करोड़ का. जहां 10 करोड़ का रिपेयर हमारा टर्नओवर है और एक्सपेंसेस कितना कर रहे हैं 2,50,000 करते हैं. तो इसके लिए क्या होगी, इमैटेरियल आपके पास में. इसके लिए क्या होगी, इमैटेरियल के पास होगी. इसका मींस है इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा और इस मींस के लिए इसका इंपॉर्टेंस कम होगा. या 10 करोड़ का हमारा 2 लाख रुपए कोई ज्यादा नहीं है. तो सिंपल सा ये प्रिंसिपल आपके पास में कहता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन या इवेंट्स किसी बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके पास में. ठीक है ना. हो सकता है कि एक इंफॉर्मेशन या एक इवेंट एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस है लेकिन दूसरी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है आपके पास में. ऐसा और भी हो सकता है आपके पास में. हो सकता है किसी बिजनेस का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, किसी बिजनेस का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए उसको क्लोज कर देता है. ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एनवायरमेंट डिपार्टमेंट कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए क्या करता है, इसको क्लोज कर देता है आपके पास में, बंद कर देता है. तो वो उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, इंपॉर्टेंस कहलाएगा. क्यों कहलाएगा, मेटेरियल कहलाएगा. क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बंद आपके पास में हो रहा है आपके पास में. तो सिंपल से इसका मीनिंग क्या है आपके पास में है, द मेटेरियल प्रिंसिपल रेफर टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम एंड इवेंट. इंपॉर्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, आइटम के ऊपर और इवेंट पर. दूसरी चीज, किसी यूजर्स के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंस है और कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है आपके पास में, ये डिपेंड करता है बिजनेस नेचर के ऊपर. नेक्स्ट है, एन आइटम एक मेटेरियल और नॉट विल डिपेंड ऑन इट्स नेचर एंड अमाउंट. एक आइटम या इवेंट्स इंपॉर्टेंस है या नहीं है, डिपेंड करेगा नेचर और अमाउंट के ऊपर. इट मींस इट इज अ मैटर ऑफ एक्सरसाइजिंग जजमेंट टू डिसाइड विच आइटम इज मेटेरियल और विच नॉट. ये बिजनेस पे डिपेंड करता है कि किस आइटम को वो मेटेरियल माने और किसको इंपॉर्टेंस नहीं दे. बस it means that it a matter of exercising judgment to decide which item is material and which is not, and also those items should be disclosed that have significant effect or relevant to the user. अब यूजर्स के लिए वो कितनी मेटेरियल है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इसमें. एन आइटम मे बी मेटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज बट मे नॉट बी मेटेरियल. एक हो सकता है कि एक इंफॉर्मेशन
या इवेंट एक बिजनेस के लिए मेटल हो सकती है लेकिन दूसरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। एट लास्ट वी कैन से financial statement should only those items which are importance and affect decision। इसका मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन्हीं ट्रांजेक्शन को ध्यान देना है जो डिसीजन को इफेक्ट डालती हैं या फाइनेंशियल इवेंट को क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं। तो सिंपल सबके पास है, जैसे पेन परचेज किया, पेन एक्सपेंसेस भी हो सकता है, असेट्स भी हो सकता है। किसी भी इसके लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस होगा, किसके लिए क्या हुआ, असेट्स सब होगा। तो डिपेंड किस पे करेगा, उसके नेचर के ऊपर पास में डिपेंड करेगा, उसके अमाउंट के ऊपर। तो इट मींस जो आपके पास मेटेरियल है ना, उन पे ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन जो इममेटेरियल है वहां अपना ध्यान कम देना है आपके पास में, ठीक है ना। इस तरह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल सिंपल सा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्यूचर की जितनी भी अनसर्टेनिटीज होती हैं, समझ रहे हो, फ्यूचर में जितनी भी बिजनेस में अनसर्टेनिटीज होती हैं, उन अनसर्टेनिटीज से बचने के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, पहले से ही कोई प्रोविजन बना के चलता है, पहले से उस लॉस से बचने के लिए क्या करता है, प्रॉफिट में से पहले से गाइडेंस निकाल लेता है कि इतना मेरा फ्यूचर में क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, इतना एक्सीडेंट हो सकता है, उसके लिए मैं क्या करूं, पहले से ही तैयार रहूं उसके लिए, ठीक है ना। तो सिंपल सा ये बिजनेसमैन कहता है कि ये प्रिंसिपल कहता है आपके पास में कि बिजनेस में फ्यूचर की जिससे भी अनसर्टेनिटीज हो सकती है आपके पास में, उनसे बचने के लिए मैं प्रॉफिट में से पहले ही कुछ पैसे निकाल के रख लूं जिससे मैं उन लॉसेस से बच सकूं, ठीक है ना। इसका मीन सिंपल सा है, लॉस को तो जो फ्यूचर के लॉसेस होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है, उनके लिए पहले से ही अपन क्या करते हैं, प्रोविजन बना देते हैं। लेकिन ऐसे प्रॉफिट जो फ्यूचर में मिलने वाले हो, उनको पहले से अपन लेके नहीं चलते अपना पैसा, क्यों कि वो पैसा मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता। लेकिन अनसर्टेनिटीज जो आपके पास में है ना, वो हमारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सिंपल सा पहले से ही क्या करें, एक प्रोविजन बना के चलते हैं, प्रॉफिट में पैसा निकाल के चलते हैं। इसका मीन सिंपल सा, प्रॉफिट को तब तक प्रॉफिट नहीं मानते जब तक वो हमारी पॉकेट में नहीं आ जाए, लेकिन लॉस को पहले से अपन लॉस मान के चलते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में हमारी क्या हो सकती है, ऐसी कंडीशन जाए कि हम लॉस को बियर नहीं कर सकें। तो उसके लिए अपन क्या करें, पहले से कंडीशन क्या करते हैं, उसमें पहले से क्या करते हैं, उसमें प्रोविजन बना के चलते हैं, प्रॉफिट में से पार्ट निकाल चलते हैं। हो गया तो ठीक है, नहीं तो बिजनेस की कम हो जाएगा, सिंपल सा। अब ये कांसेप्ट क्या कहता है, प्रिंसिपल क्या कहता है, द प्रूडेंस इज मेनी टाइम डिस्क्राइबिंग यूजिंग द फ्रेज डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इसका मींस प्रॉफिट के लिए आपको वो नहीं बनाना है, क्या कहते हैं, प्रोविजन, क्योंकि प्रॉफिट तो हो भी सकता है और नहीं हो सकता, लेकिन जितने भी लॉसेस हैं उनके लिए पहले से आपको क्या करना चलना है, एक प्रोविजन बना के चलना है। इन अदर वर्ड्स इट टेक इनटू कंसीडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव लॉसेस। इसका मींस है जो भी प्रोस्पेक्टिव लॉसेस हैं उनके लिए पहले से अपन को क्या करना है, तैयार होना है आपके पास में। जैसे हम क्या करते हैं, LIC कराते हैं, क्यों कराते हैं, फ्यूचर में कोई भी कंटीजेंसी आपके पास हो जाए उसे सेव करने के लिए अपन क्या करते हैं, LIC कराते हैं अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए। The application of this concept ensure that the financial statement present a realistic picture of state of affair of the enterprises, do not paint a better picture than what is actually. For example, valuation of closing stock, market price and cost price, whichever is lower, provision for doubtful debts का प्रोविजन आते हैं, एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपके पास में है, ठीक है ना। तो सिंपल से इसमें क्या होता है, अनसर्टेनिटी बस। अब हमारे पास में क्या होता है, प्रोविजन। इसमें किस तरह से क्वेश्चन आपके पास में आता है, सिंपल सा क्या है, प्रोविजन डेटर्स के आपके 3 टाइप्स होते हैं। ये डेटर्स वो पर्सन था जिसको हम गुड सोल्ड करते हैं। फर्स्ट डेटर आपके पास में ये 3 टाइप डिवाइड किया, गुड डेटर्स जिसको गुड सोल्ड किया, टाइम पर उसने पेमेंट किया, गुड डेटर्स। एक आता है बैड डेटर्स जो पेमेंट नहीं करता, बिल्कुल मना कर दिया। दूसरा डाउटफुल डेटर्स। आप सिंपल चीज से पेमेंट मिलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन बैड ये पैसा डूब सकता है आपके पास में, नया पर्सन है जिसमें के अपन ने पैसा डूब के हो सकता है या डूब जाए आपके पास में। डाउटफुल पैसा मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता। इसके लिए अपन क्या करें, यदि अपन को साल के एंड में मालूम पड़े कि इतना पैसा हमारा क्या हो जाए, डूब सकता है,
ठीक है ना। तो बिजनेसमैन को क्या जाएगा, ठेका जाएगा, कितना पैसा डूबेगा। तो बिजनेसमैन क्या करता है, जब बिजनेसमैन कंटिन्यू 20 या 30 ईयर से बिजनेस करता हुआ आता है तो इतना आइडिया उसको हो जाता है कि मेरा एवरी ईयर इतना पैसा मेरा क्या हो रहा है, बैड डेट्स हो रहा है या डाउटफुल हो रहा है। तो वो क्या करता है, पहले ही इस पैसे के लिए बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये पैसा मेरा डूब गया या डूब भी सकता है, इसके लिए पहले से मैं तैयार होकर चलूं। इसका मींस मेरा 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो मैं एवरेज लेके चलता हूं, सिंपल सा 30,000 रुपीज मेरा क्या होगा, बैड डेट्स हो जाएगा। तो रियल प्रॉफिट क्या लेके चल रहा है, 4,70,000। ठीक है ना। तो सिंपल सा ये प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि फ्यूचर में जितने भी लॉस होने वाले अनसर्टेनिटीज हैं उनसे बचने के लिए हम अपने आप को क्या करें, पहले ही प्रॉफिट से तो पैसा क्या कर रहे हैं, एक प्रोविजन बना लें। यदि डूब गया तो ठीक है, नहीं डूबा तो बिजनेस के काम हो जाएगा पास में। ठीक है ना। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट कहता है आपके पास में फ्यूचर की जितने भी प्रॉफिट को तब तक प्रॉफिट नहीं मानते जब तक प्रॉफिट हमारी पॉकेट में नहीं आ जाए। सिंपल सा है, मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता, ये लॉसेस हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, हो गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करें, पहले ही प्रिपेयर है आपके पास में। तो ये सिंपल सा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है आपके पास में। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आपके पास में आता है वो कहता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको। ये आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट एंड और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है वो किस बेस पर है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के पास में। हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट प्रिंसिपल आपके पास है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मींस होता है कि अकाउंट्स में जिस प्राइस पर हम असेट्स को एक्वायर करते हैं, है ना, परचेज assets on which price recorded in accounts। इट मींस जिस प्राइस पर हमने क्या किया, परचेज किया है या क्या करिए, एक्वायर करिए, असेट्स को हमने क्या करा है, एक्वायर करिए। जिस प्राइस पर हमने असेट्स को एक्वायर किया या परचेज किया है उस प्राइस पर ही असेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी असेट्स की एक लाइफ होती है आपके पास में, हर असेट्स की लाइफ होती है। कोई असेट्स है 8 से चलेगी, 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, और हर असेट्स की डे बाय डे क्या होती है, वैल्यू कम होती जाती है आपके पास में। तो सिंपल सा हम ये कहते हैं कि कोई असेट्स हमने क्या करा, 1 लाख की परचेज की, है ना, और एक हमने आईडी लगाया ये असेट्स कितने साल तक चलेगी, 5 साल तक चलेगी। कितनी चलेगी, 5 साल तक। तो इसका मींस क्या है, एक साल में कितने की यूज लेंगे अपन, तो 5 से डिवाइड करो, पर ईयर कितने की यूज हो रही है, 20,000 की। तो ये कहलाता है डेप्रिसिएशन। क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। किसी भी एसेट्स की डे बाय डे किसी भी एसेट्स को कंटिन्यूअस यूज में लेने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। तो सिंपल सा 1 लाख के एसेट्स हमने लगा 5 ईयर चलेगी, तो सिंपल सा एक साल में कितनी डेप्रिसिएशन होगी, 20,000 की। तो फर्स्ट ईयर में असेट्स कितने की थी, 1 लाख की, कितने की डेप्रिसिएट हुई, 20, कितनी बची, 80,000 की। सेकंड ईयर में कितने की बची पास में, 60 की लेके चल रहे हैं। थर्ड ईयर में कितनी बचेगी आपके पास में, 40 की बचेगी आपके पास में। और फोर्थ ईयर में ये असेट्स कितनी बचेगी पास में, 20,000 की। और फिफ्थ ईयर में इस असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। समझ रहे हो। तो सिंपल सा बिजनेसमैन क्या करता है, उस असेट्स को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि मार्केट प्राइस पर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी चीज, इसमें एवरी ईयर बिजनेस के असेट्स पर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जिससे उसकी रियल कॉस्ट बिजनेस में मालूम पड़ जाए और हमें करेक्ट या फेयर फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ेगा इसमें। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अंडर एन असेट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड और एक्वायर्ड and its cost is the basis of all subsequent accounting of assets। means of it, जिस प्राइस पर हमने एक्वायर किया है उसी प्राइस पर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टमेटिकली रिड्यूस इन वैल्यू बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। हर साल इस पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। इसका मतलब डेप्रिसिएशन कम करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर हमें क्या करना है, इसको रिकॉर्ड करना है। मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स चेंज पासेज ऑफ टाइम बट इट
इन अकाउंट शो द ओरिजिनल कोस्ट ऑफ द असेट्स विच इज एक्वायर्ड। सिंपल से आपके पास में है कि मार्केट प्राइस इस असेट्स की चेंज होती रहेगी आपके पास में। हो सकता है कि 1 लाख की आपके पास में आफ्टर 2 ईयर कितने की हो जाए, 70 की हो सकती है, 30,000 की आपके पास हो सकती है, लेकिन हमें रिकॉर्ड कौन सी प्राइस पे करना है, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसी पे रिकॉर्ड करना है बस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कॉस्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, इसका मीन से जिस कॉस्ट पे हमने, ठीक है ना, इसका मीन से जिस कॉस्ट पे हमने असेट्स को परचेज किया वो कॉस्ट हमारी कहलाती है, क्या कहलाती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी कहलाती है, जिस कॉस्ट पर हमने असेट्स को क्या करा है, एक्वायर किया है, इट इज नोन द हिस्टोरिकल कॉस्ट। और इसी कॉस्ट पर अपन क्या करते हैं, अकाउंट्स में इस असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं और एवरेज पे क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट, सिंपल सा मैचिंग कंसेप्ट आपके पास में क्या कहलाता है, आपके पास में सिंपल सा मैचिंग कंसेप्ट का मींस कहलाता है, मैचिंग कंसेप्ट जो रिलेटेड है वो अकाउंटिंग पीरियड से है। किससे रिलेटेड है, मैचिंग कंसेप्ट का रिलेशन है अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। अकाउंटिंग पीरियड का मींस आपके पास में मिला है बस में 1 ईयर या फिर 12 मंथ का ड्यूरेशन, ठीक है ना। 12 मंथ का ड्यूरेशन हमारे लिए क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। अब सिंपल सा मैचिंग कंसेप्ट, किसको मैच करना है, सिंपल सा हमें सिंपल सा मैच करना है के पास में जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है ना, जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया है और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं। ये कहता है कि जो अपने रेवेन्यू जनरेट किया है उन रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस किया है उसके डिफरेंस जो कहलाता है वो हमारे लिए कहलाता है प्रॉफिट आपके पास में, ठीक है ना। सिंपल सा ये क्या कहता है आपके पास में, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एक्सपेंसेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैचेस अगेंस्ट द रिलेटेड रेवेन्यू। इसका मींस आपके पास में क्या कहलाता है, जो प्रॉफिट निकलता है आपके पास में वो क्या निकलता है, रेवेन्यू माइनस क्या कहते हैं भाई, एक्सपेंसेस। इस रेवेन्यू को, इस इनकम को जनरेट करने के लिए कितना एक्सपेंसेस किए आपके पास में, ठीक है ना, वो हमारी कहलाती है प्रॉफिट कहलाती है, या क्या कहलाती है आपके पास में, इनकम कहलाती है आपके पास में। तो सिंपल से आपके पास में रेदर देन कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड, इसमें कैश रिसीव क्या इसमें जाएगा और कैश पेड इसमें जाएगा पास में। दिस कांसेप्ट शुड बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू हैव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म। सिंपल से यदि हमें फर्म की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है, फर्म की करेक्ट प्रॉफिट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम मैच करने पड़ेगा कि ये तो हमने एक्सपेंसेस किए, ये हमारा क्या हुआ, रेवेन्यू हुआ, इसका डिफरेंस ये हमारा क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगी। और किस अकाउंट, ये क्या कहलाएगा, एक अकाउंटिंग ईयर की इनकम आपके पास में कहलाएगी। सिंपल सा तो मैचिंग कॉन्सेप्ट सिंपल सा क्या कहता है कि जो अपन ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या करेंगे अपने, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस किएंगे। तो एक्सपेंसेस कौन कौन से एक्सपेंसेस किए और उनका डिफरेंस क्या कहलाता है, अपना प्रॉफिट कहलाता है पास में, ठीक है ना। तो इट इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड बेस्ड है। एन इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट periodically. It is necessary to match revenue of the period with the expenses of that period of determine correct profit for the accounting period. सिंपल सा हमें यदि प्रॉफिट निकालना है तो इनका और इसका क्या निकलना चाहिए, डिफरेंस। इनकम में से, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस क्या करते हैं, लेस करते हैं। रेवेन्यू का मींस सेल्स में से हमने गुड्स सोल्ड किया 5 लाख का, एक्सपेंसेस के 4 लाख का, तो उसका डिफरेंस क्या कहलाएगा आपके पास में, इनकमिंग प्रॉफिट बचा। So adjustment are made outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income and unearned income. इसलिए अपन क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस है उन सबको यहाँ एडजस्ट करते हैं, जितनी इनकम है उनको यहाँ से एडजस्ट करते हैं, उसका जो डिफरेंस निकलेगा हमारे कहलाएगा इनकम पास में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट करता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट करता है कि हमें क्या करना है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का क्या करना है, मैचिंग करना है। इसका मींस ये इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस करेक्ट है या नहीं करेक्ट है आपके पास में, इसी जो प्रॉफिट निकल रहा है वो करेक्ट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, और वो किसका है, एक ड्यूरेशन का, ड्यूरेशन मींस अकाउंटिंग पीरियड के पास में। नेक्स्ट आपके पास में आता है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपके पास में है ना। डबल एंट्री सिस्टम आपके पास में आया था,
अगर क्या था डबल इंटी सिस्टम में, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। इट मींस ट्रांजैक्शन मींस क्या होता है, व्हाट इज द मींस ऑफ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन का मींस होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टीज के बीच एक्सचेंज होगा किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, सेलिंग और बाइंग होगा। इसके लिए क्या है, मॉनेटरी वैल्यू कंपल्सरी है, टू पार्टीज कंपल्सरी है। इक्वेशन की क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है किससे, ट्रांजैक्शन से। तो ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैव अ ड्यूअल एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के डबल एस्पेक्ट होते हैं पास में। कुछ इनकमिंग होगी तो कुछ क्या होगी, आउटगोइंग होगी। जैसे हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज करने पर क्या हुआ, स्टॉक तो बढ़ेगा, कैश क्या हुआ, कम हुआ। इसका मींस दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक परचेज का और एक कैश का आपके पास में, ठीक है ना। तो इसका मींस क्या है, ड्यूअल एस्पेक्ट का मींस क्या कहते हैं, एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट डबल साइडेड। इस ट्रांजैक्शन में कहते हैं डबल साइड इफेक्ट है ना, जिसमें डबल एंट्री सिस्टम आपके पास में था, एक डीआर साइड एक सीआर साइड। तो सिंपल हमने गुड्स परचेज किया, क्या किया, गुड्स बॉट किया हमने ₹20,000। इसके डबल इफेक्ट क्या होंगे, कम्स, कम्स तो क्या होगा, गुड्स, और गोज क्या होगा, कैश। हर ट्रांजैक्शन को डीआर और सीआर साइड इफेक्ट होगी, तो एक को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और दूसरे को अपन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा बस, ठीक है ना। दूसरी ड्यूअल एस्पेक्ट में हमारे पास में क्या है, इक्वेशन बनती है आपके पास में। इक्वेशन कैसे बनती है, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सिंपल सा आपके पास में असेट्स का टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, असेट्स का टोटल, ये हमारी असेट्स हैं, असेट्स का टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज आपके पास में होना चाहिए, है ना। कैपिटल का मींस है जो अमाउंट हमने क्या इन्वेस्ट किया है, लायबिलिटीज का मींस है जो आउटसाइड से पैसे लिए आपके पास में। सिंपल सा मैं ये लेके चल रहा हूं, पास में 5 लाख रुपीज की तो हमने क्या लगाई, कैपिटल लगाई। आउटसाइड से पैसा कितना लिया, 1 लाख। टोटल ये पैसा हमारे पास में आया। अब हमें ये मालूम चीज का यूज कहां लिया आपने, तो मैं बोलता हूं असेट्स में कहां यूज लिया, तो इसमें मतलब 1 लाख की तो मैंने क्या कर लिया, बिल्डिंग ले ली, ठीक है ना। 2 लाख का मैंने क्या ले लिया, प्लांट ले लिया कोई या मशीन ले ली। 1 लाख का मैंने क्या ले लिया, स्टॉक ले लिया, ठीक है ना। और 50,000 का मैंने क्या है, कैश पड़ा है मेरे पास में, ठीक है ना। और 50,000 का मैंने क्या ले लिया, फर्नीचर ले लिया। कितना हुआ, और 1 लाख, ठीक है ना। 1 लाख का हमारे पास में, 1 लाख का हमारे पास में क्या है, व्हीकल ले लिए कोई अपने। इसका मीन्स है ये टोटल पैसा हमारे पास में हुआ। अब ये बिजनेस कहता है इसका यूज कहां हुआ, ये पैसा गया कहां, सिंपल सा। तो इस पैसे का यूज कैसे लिया, इस तरह से हमने 6 लाख रुपीस का यूज लिया। इसका मींस इसका इस असेट्स का टोटल अमाउंट किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। जो पैसा आया उसका यूज इस तरह से अपने पास लिया। तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट में क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन इफेक्ट कहां पड़ेगा, इधर भी पड़ेगा, इधर भी पड़ेगा, और इधर पास हो सकता है असेट्स से पड़ सकता है, हो सकता है कैपिटल और लायबिलिटी असेट्स से पड़ सकता है। ये जब अकाउंटिंग की क्वेश्चन करेंगे तो ये आपका क्लियर होगा पास में। तो सिंपल सा ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है आपके पास में कि हर ट्रांजैक्शन के डबल एस्पेक्ट होंगे, है ना। समथिंग कमिंग एंड समथिंग आउटगोइंग, कुछ आएगा तो कुछ हमारे पास में जाएगा, सिंपल सा क्लास में। तो कहता है अकाउंट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइजेस हैज टू एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। और ऑलवेज डेबिट एंड टोटल, डेबिट एंड क्रेडिट टोटल मस्ट बी इक्वल, एवरी डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल, ठीक है ना। अमाउंट इज वन और मोर अकाउंट, इसमें एक अकाउंट इफेक्ट होता है एक से ज्यादा के पास में। अब आपके पास में है वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आपके पास में आता है वेरिएबल,
LEF ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, ये क्या कहता है आपके पास में, जितनी भी ट्रांजेक्शन करो उनके लिए वेरिफिकेशन के लिए आपके पास में कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि विदाउट किसी वेरिफिकेशन के या विदाउट किसी एविडेंस के अपन किसी ट्रांजैक्शन को कर दें या रिकॉर्ड कर दें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले गवर्नमेंट जब आएगी तो इस बात को नहीं मानती है के पास में कि माउथ वर्ड बेस पे हमने ट्रांजैक्शन की थी, ये पेमेंट के पास में। सिंपल सा कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो उसके लिए पीछे कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे क्या होगी, यदि कोई ट्रांजैक्शन पर्सनल बायस इफेक्ट होगी तो क्लियर हो जाएगी। क्यों हो सकता है कई बार बिजनेसमैन अपनी इनकम शो ज्यादा शो कर दे अपनी फाइनेंस में अच्छी करने के लिए, लेकिन पीछे क्या होना चाहिए, कुछ एविडेंस होना चाहिए, सेल्स बिल आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। तो बिना एविडेंस के किसी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना सिंपल से आपके पास में। तो ये आपका प्रिंसिपल कहता है अंडर दिस कंसेप्ट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का मींस है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ट्रांजैक्शन को छुपा देना आपके पास में, या फिर ज्यादा करके बताना, फाइनेंस में अच्छी बताना आपके पास में, ठीक है ना। It means all accounting tests should be evidence and supported by business documents। हर ट्रांजेक्शन के पीछे जो भी गुड्स सोल्ड करो तो बिल होगा, गुड्स परचेज करोगे तो बिल होगा, सैलरी पेड करी तो चेक से पेड करी होगी तो वो आपके पास में होगा, आपके पास में रेंट पेड किया तो वो भी क्या हो गया, चेक से पेड होगा, वो भी कोई एविडेंस आपके पास में होगी, ठीक है ना। तो जो भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए, जिसके बेस पर हम क्या कर सकें, क्लियर करके जस्टिफाई कर सकें कि ये हमारे क्या है एक्सपेंसेस और ये इनकम है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर कैश मेमो आपके पास में हुआ, इनवॉइस हो गया, सेल बिल आपके पास में हो गया, ठीक है ना, जिसके बेस पर क्या करते हैं, अब ऑडिट वाले आपके पास में आएंगे, सिंपल सा पूछेंगे कि पेमेंट क्या कहां से किया, बिल दिखाओगे अपन, ये इनकम हुई आपके पास में कहां से हुई तो बिल दिखाओगे आपके पास में, ठीक है ना, कैश रिसीव्ड हुआ तो कहां से हुआ तो ये रिकॉर्ड करोगे। तो सिंपल सा हर ट्रांजैक्शन को विदाउट एविडेंस के रिकॉर्ड नहीं करना। दूसरे से वाउचर बनते हैं, वाउचर भी क्या होते हैं, एविडेंस होते हैं किस चीज के, ट्रांजैक्शन के, जो भी पेमेंट करते हो जो भी रिसीव करते हो उसका एक वाउचर बनता है। तो वाउचर क्या होते हैं, एविडेंस होते हैं जिसके बेस पे रिकॉर्ड कहता है कि ट्रांजैक्शन किस तरह से आपके रिकॉर्ड की। नेक्स्ट आपके पास आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। प्रिंसिपल रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल आपके पास में। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो प्रिंसिपल कहता है वो हमारे पास में सिंपल सा क्या कहता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है आपके पास में कहता है सिंपल सा कि जो भी कोई ट्रांजैक्शन हो जब तक उसकी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करना, नहीं जब तक, सिंपल से ये आपके पास कांसेप्ट कहता है कि रेवेन्यू कि जब तक उसकी लीगल ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो उस ईयर की इनकम नहीं मानी जाएगी पास में। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन सिंपल से कहता है कि जैसे आपके पास में एग्जांपल क्या आपके पास में रेवेन्यू रिकॉग्निशन सिंपल सा कहता है आपके पास में लीगल ऑब्लिगेशन कंप्लीट होना ठीक है ना, मस्ट है आपके पास में। मींस कि जैसे हमने क्या किया, किसी को गुड सोल्ड किया फरवरी में, ठीक है ना, गुड सोल्ड किया फरवरी में, पेमेंट आपको कब मिलेगा, अप्रैल में, तो उसकी लीगल ऑब्लिगेशन कब कंप्लीट हो गई आपके पास में, फरवरी में कंप्लीट हो गई। इसके मींस वो किस साल की इनकम है, इस साल की इनकम के पास में। दूसरी चीज आपके पास में, जैसे हमने क्या करा, किसी पर्सन ने 1 लाख का एडवांस दे दिया हमको जनवरी में, कब दिया, जनवरी में उस पर्सन ने हमें क्या करा, एडवांस दिया आपके पास, समझ रहे हो मेरी बात को, जनवरी में उसने क्या करा, एडवांस दिया, लेकिन हमने सेल कब करी है, जून में करी है। इसका मींस किस साल की इनकम कर जाएगी, वो नेक्स्ट में जाएगी। वो इनकम कब की नहीं मानी जाएगी, जनवरी की नहीं मानी जाएगी, वो इनकम मानी जाएगी किसकी, जून की, कि ऑब्लिगेशन कब कंप्लीट हो रहा है, जून में आपके पास में, ठीक है ना। तो सिंपल सा किस ईयर की इनकम है, जब जिस ईयर में ऑब्लिगेशन कंप्लीट होता है उस ईयर की वो इनकम मानी जाती है पास में। तो सिंपल सा ये क्या आपके पास में जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है आपके पास में, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग to the revenue recognition concept, revenue is considered to have been realized when its transaction have been entered,
ठीक है ना, जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया था पास में, एंड ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, तो वो जब तक उसकी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है वो ट्रांजेक्शन नहीं बन जाती है आपके पास में। इट इज नोटेड दैट रिकॉग्निशन रेवेन्यू एंड रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट आर टू सेपरेट कंसेप्ट, दो अलग अलग चीज है आपके पास में, ठीक है ना। रेवेन्यू नोटेड, रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड रिसिप्ट, रिसिप्ट होना और रिकॉग्नाइज होना, दो अलग चीज पास में। सिंपल से मैंने बताया कि हमने क्या करा, गुड सोल्ड किया, कब सोल्ड किया अपन ने, हमने फरवरी में गुड सोल्ड किया, ठीक है। पेमेंट कब मिल रहा है आपके पास में, पेमेंट मिल रहा है आपको अप्रैल में, किस साल की इनकम मानी जाएगी, इस साल के पास में। रिसिप्ट से मतलब नहीं है आपके पास में, कब की मानी जाएगी, फरवरी के पास में। दूसरा चीज, हमने किसी पर्सन से जनवरी में एडवांस ले लिया है ना, और सेल कर रहे हैं कब, जून में कर रहे हो आप, किस कब की इनकम आ जाएगी, वो जून की इनकम आ जाएगी। तो दो अलग चीज, एडवांस रिसिप्ट हो गया, वो हमारा ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ऑब्लिगेशन कंप्लीट कब हो रहा है, जून में। लेकिन गुड्स सोल्ड किया, अभी ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गया, पेमेंट चाहे बाद में, इससे कोई इफेक्ट नहीं बनता। तो ऑब्लिगेशन कब कंप्लीट हो रहा है ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, ये डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन के पास में, है ना। तो सिंपल से हम क्या करें, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मींस आपके पास में क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मींस आपके पास में है कि कोई भी ट्रांजैक्शन किस मंथ की हो आपके पास डिपेंड करता है उसके ऑब्लिगेशन के ऊपर, पास पैसा कम मिल रहा है कम नहीं मिल रहा है इससे डिपेंड नहीं करता है, सिंपल से आपके पास में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास में अकाउंटिंग, इस तरह से आपके पास में अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते के पास में टोटल, ठीक है ना। तो इनको आपको क्लियर करना है।